नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 12 अक्टूबर 2022 और आज हम करेंगे दो न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरपोल और रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में जो आपके जीएस के सेकेंड पेपर से संबंधित है, इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉपिक है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे बेगम समरू के बारे में, जीएस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है, कल्चर का पार्ट है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि कनाडा के अंदर भारत के खिलाफ कुछ स्लोगन्स रेज किए गए थे और उन स्लोगन्स में सपोर्ट किया गया था खालिस्तान का। अब ये जो स्लोगन्स लगाए गए थे, ये लगाए गए थे एक प्रो खालिस्तानी आउटफिट के द्वारा जिसका नाम है 6 फॉर जस्टिस। ये जो आउटफिट है इसके फाउंडर है एक कनाडा बेस्ड पर्सन और वो इसके लीगल एडवाइज़र भी हैं। इनका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। अब जो गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने के लिए भारत दूसरी बार इंटरपोल को रिक्वेस्ट भेज चुका है और इंटरपोल ने दूसरी बार भी भारत की ये रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी है। तो हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि बेसिकली इंटरपोल है क्या, ये रेड नोटिस जो है ये होता क्या है और किन बेसिस पर इंटरपोल ने भारत की ये रिक्वेस्ट दूसरी बार रिजेक्ट की है। हालांकि जो भारत की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने पन्नू को एज अ टेररिस्ट घोषित किया हुआ है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसे हम यूएपीए एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ये जानना जरूरी है कि बेसिकली इंटरपोल कहता क्या है। इंटरपोल का कहना है कि पहले तो भारत के पास ऐसी कोई सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो इन्होंने हमें प्रोवाइड करवाई हो अपने केस को सपोर्ट करने के लिए। केस ये कि ये पन्नू को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाना चाहते हैं। अब इंटरपोल का कहना है कि भारत ने इन्हें टेररिस्ट घोषित किया हुआ है यूएपीए एक्ट के तहत। इंटरपोल इस एक्ट को क्रिटिसाइज करता है और वो कहता है कि ये जो एक्ट है ये बेसिकली मिसयूज़ किया जाता है माइनॉरिटी ग्रुप्स को टारगेट करते हुए और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स को टारगेट करते हुए, उनके राइट्स को ध्यान में ना रखते हुए या उनके राइट्स को रेस्पेक्ट ना करते हुए और उन्हें कोई फेयर ट्रायल दिए हुए हम उन्हें यूएपीए एक्ट के तहत डायरेक्ट एक टेररिस्ट घोषित कर देते हैं। हालांकि पन्नू के बारे में इंटरपोल ने ये जरूर माना है कि वो एक हाई प्रोफाइल सिख सेपरेटिस्ट हैं और इंटरपोल ने ये माना है कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्लियर पॉलिटिकल डायमेंशन है जिनके बेसिस पर इन्हें रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया जा सकता और ये इंटरपोल के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। उसके अंदर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि पॉलिटिकल डायमेंशंस के ऊपर किसी को रेड नोटिस जारी कर दिया जाए। अब देखिए, इंटरपोल जो है वो बेसिकली क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि भारत को इंटरपोल के ये रिक्वेस्ट जारी करनी पड़ती है कि इन्हें रेड नोटिस जारी कर दिया जाए। इंटरपोल जो है ये एक इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एक 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी जो पुलिस फोर्सेस हैं ये एक साथ काम करती हैं ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन किया जा सके इनके एक्शंस के साथ। अब जो इंटरपोल की वेबसाइट है, इसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एनेबल करती है इनकी मेंबर कंट्रीज़ को, ये ऑर्गेनाइजेशन सभी मेंबर कंट्रीज़ को इस वेबसाइट का शेयर देती हैं, एक्सेस देती हैं इसके डेटा का, ताकि जो क्राइम्स हैं और जो क्रिमिनल्स हैं उनके सभी जानकारी, उनका सारा डेटा सभी कंट्रीज़, सभी मेंबर कंट्रीज़ एक्सेस कर सकें। और इसी के साथ साथ जो इंटरपोल वेबसाइट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल, ये टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं इनकी मेंबर कंट्रीज़ को। इंटरपोल जो है ये जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन के साथ चलती है। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, डे टू डे एक्टिविटीज़ है, ये इनके जनरल सेक्रेटरीज देखते हैं। फिलहाल इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है जर्गन स्टोक जो जर्मनी के रहने वाले हैं। इससे पहले ये चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं 2014 तक। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। इसके ग्लोबल कॉम्प्लेक्स फॉर इनोवेशन जो है वो सिंगापुर में है और कई सारी सैटेलाइट ऑफिसेज जो हैं वो दुनिया के अलग अलग कोनों में हैं। इंटरपोल जो है ये एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है इन ईच मेंबर कंट्रीज़। इनके पास
हर मेंबर कंट्रीज़ के बाद 195 मेंबर कंट्रीज़ के अंदर इनका एक एनसीबी काम करता है, जिसे नेशनल सेंट्रल ब्यूरो कहते हैं, जो कि एक सेंटर पॉइंट की तरह काम करता है उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कॉन्टैक्ट करने के लिए। अब इनके जो लीडर्स हैं, एनसीबी को जो बेसिकली रन करते हैं, वो करते हैं पुलिस ऑफिशियल्स उस पर्टिकुलर कंट्री के। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत की जो होम मिनिस्ट्री है उसमें काम करने वाले सीनियर सेक्रेटरीट रैंक के अधिकारी, आईएएस या पीसीएस अधिकारी इस एनसीबी को बेसिकली चलाते हैं। इंटरपोल जो है वो मैनेज करता है 19 पुलिस डेटाबेसिस को, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है क्राइम्स और क्रिमिनल्स के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके फिंगरप्रिंट्स के बारे में, यहाँ तक कि उन्होंने कौन कौन से पासपोर्ट्स जो हैं वो चोरी किए हुए हैं। और ये जो डेटा है ये रियल टाइम में एक्सेसिबल है सभी मेंबर कंट्रीज़ के लिए। इसी के साथ साथ ये इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि फोरेंसिक एनालिसिस, असिस्टेंस इन लोकेटिंग फ्यूजिटिव्स, मतलब अगर कोई फ्यूजिटिव किसी कंट्री से भागकर किसी दूसरी कंट्री के अंदर चला गया है तो उसकी लोकेशन को ट्रेस करने में भी ये मदद करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और ये जानकारी दी गई है इंटरपोल की वेबसाइट के ऊपर। अब ये जो रेड कॉर्नर नोटिस है, जिसे हम रेड नोटिस के बारे में के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली क्या है? देखिए, अक्सर कंट्रीज़ में लोग अपने क्राइम्स से बेसिकली जस्टिस से, जो उन्हें सज़ा दी गई है उससे बचने के लिए एक देश से दूसरे देश भाग जाते हैं अपने गुनाहों से बचने के लिए, ताकि उन्हें सज़ा ना मिल सके। तो ऐसे में एक रेड कॉर्नर नोटिस या फिर रेड नोटिस जो है वो जारी किया जाता है, ताकि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं और पूरी दुनिया की पुलिस को ये अलर्ट किया जा सके कि ये जो लोग हैं ये फ्यूजिटिव्स हैं और ये इंटरनेशनली वांटेड हैं, ताकि वहाँ के लोगों को भी सिक्योर किया जा सके और ये लोग कहीं और जाकर क्राइम ना कर सके। इंटरपोल कहता है कि जो रेड नोटिस है ये इशू किया जाता है फ्यूजिटिव्स के लिए, जो वांटेड हैं, या तो उनके खिलाफ कोई केस दर्ज किया गया है या उनके खिलाफ कोई केस चल रहा है और उन्हें गिल्टी माना गया है, या फिर वो कोई सेंटेंस सर्व कर रहे हैं जिसके अंदर उन्हें सजा बुली हुई है और उस चीज़ को छोड़कर वो वहाँ से भाग गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया जाता है। रेड नोटिस जो है ये एक रिक्वेस्ट है जो लॉ एनफोर्समेंट के लिए है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर, ये लोकेट करने के लिए प्रोविजनली कि जिस पर्सन के एक्स्ट्राडिशन है या वो सरेंडर करना चाहता था या उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शंस हैं वो किए जाने हैं, उसको एनफोर्स किया जा सके और उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सके जो भी अपनी सज़ा से भागा हुआ है और लोगों के लिए ख़तरा है। रेड नोटिस जो है एक इसके अंदर ऐसी जानकारियाँ रहती हैं जिसके अंदर उस आदमी की आइडेंटिटी जो है उसके बारे में पता चल सके, ये पता चल सके कि वो पर्टिकुलर दिखता कैसा है, उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, जो भी फ्यूजिटिव है उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, उसके बेसिकली उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, ताकि उस बंदे को पकड़ने के लिए जो पुलिस हैं मेंबर कंट्रीज़ की, उन्हें हेल्पफुल चीज़ें रह सकें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और उसे पकड़ने में आसानी रह सके। ये जो रेड नोटिस है इसके अंदर ये भी बेसिकली लिखा रहता है कि पर्टिकुलर किस क्राइम के लिए वो वांटेड है। रेड नोटिस के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन भी रहती है, उस इन्फॉर्मेशन में उसकी एक पिक्चर, उसका बायोमेट्रिक डेटा अगर अवेलेबल है तो वो भी रहते हैं, जिसके अंदर उसके फिंगरप्रिंट्स का डेटा रहता है। अब ये जो रेड नोटिस है ये बेसिकली पब्लिश किया जाता है इंटरपोल के द्वारा मेंबर कंट्रीज़ के रिक्वेस्ट के बाद, उनके खिलाफ, उन फ्यूजिटिव्स के खिलाफ जो किसी सेंटेंस को सर्व करने वाले थे लेकिन वो भाग गए हैं। अब ये जो कंट्रीज़ हैं, जो कंट्री इशू करती है ये रिक्वेस्ट कि भाई कोई भी जो फ्यूजिटिव है वो उनकी होम कंट्री से भाग गया है या कहीं और चला गया है और वो इंटरपोल को रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ये डिपेंड करता है इंटरपोल के ऊपर कि वो उस रिक्वेस्ट पर किस तरीके से एक्ट करता है। अब जो इंटरपोल है वो बेसिकली एक्ट करता है इस बात पर कि जिसके खिलाफ ये रेड नोटिस जारी किया जा रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसने क्या क्राइम कमिट किया है। 2 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की वेबसाइट के ऊपर ऐसे 7135 पब्लिक रेड नोटिस सर्कुलेशन में हैं। पब्लिक रेड नोटिस का मतलब है ऐसे नोटिस जो इंटरपोल चाहता है कि जिनके बारे में पब्लिक जाने। अब ऐसे कई सेवरल नोटिस मतलब कई गुना नोटिस ऐसे भी हैं
जो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं ये वो लोग हैं जो पब्लिक के लिए हार्मफुल हैं, पब्लिक को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इन केस अगर ये पब्लिक के सामने आते हैं तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो थ्रेट हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए। अब जो रेड नोटिस है ये बेसिकली क्या एक वारंट है या फिर अरेस्ट के लिए, मतलब क्या इसके बिहाफ पर किसी भी कंट्री की जो पुलिस है वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है अगर रेड नोटिस जारी कर दिया जाए? तो देखिए, रेड नोटिस जो है ये मात्र एक इंटरनेशनल वांटेड पर्संस का नोटिस है। ये कोई इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट नहीं है। ये डिपेंड करता है उस कंट्री के ऊपर, जिस कंट्री के अंदर भी वो पर्टिकुलर पर्सन है, कि वो उसे अरेस्ट करना चाहती है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में लेकर जाने के लिए या नहीं चाहती है। ये पर्टिकुलर डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स के ऊपर। ये रेड नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर इंटरपोल का वो बंदा चाहिए, मतलब वो चाहती हैं कि अरेस्ट करके इंटरपोल को उससे सौंपा जाए। इसके अंदर ये बेसिकली जो मेंबर कंट्रीज़ की पुलिस है उनको इन्फॉर्म करती है कि इस तरीके के जो लोग हैं ये पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है, और अगर आपकी कंट्रीज़ के अंदर है तो वो उसके ऊपर सुटेबल एक्शन ले सकती हैं उस दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करके जहाँ से वो भाग कर आया है। अब बेसिकली इनके अंदर ये जो लोग हैं ये पर्टिकुलर वांटेड हैं उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ के अंदर जहाँ से ये भागे हैं, या उन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स के द्वारा जहाँ पर ये अपराधी हैं। इसका मतलब ये है कि जो इंटरपोल है ये कोई लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी नहीं है किसी भी कंट्री के अंदर, या ये किसी भी लॉ को कंपेल नहीं करता कि आप इसको फॉलो करिए ही कीजिए। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल मेंबर कंट्री के ऊपर कि वो उस लीगल वैल्यू देना चाहते हैं रेड नोटिस को या नहीं देना चाहते हैं, और ये टोटली डिपेंडेंट है उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर कि वो उस पर्सन को अरेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इंटरपोल का कहना है कि जो रेड नोटिस है इसके अंदर किसी के ऊपर भी अगर वो रेड नोटिस जारी करते हैं तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं वो उसके ऊपर लागू होने चाहिए, तभी उसे रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा। अब इसके अंदर ये कहा गया है, इनकी वेबसाइट पर ये कहा गया है कि हर रेड नोटिस रिक्वेस्ट को चेक किया जाता है उनकी एक स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स के द्वारा, ये ध्यान करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो रिक्वेस्ट की गई है वो इंटरपोल रूल्स के कंप्लाइंट में है, मतलब उनके सभी रूल्स को फॉलो करती है। अगर नहीं करती तो ये उसे रेड नोटिस जारी नहीं करते, जैसा कि इन्होंने पन्नू के केस में किया है। इंटरपोल का कहना ये है कि जो रेड नोटिस है ये इशू किया जाता है कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरह। मान लीजिए कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, भारत की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी को सज़ा सुनाई है और उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ ये चार्जशीट है, इनको ये सज़ा दी जाती है, उन बेसिस पर किसी भी पर्सन को रेड नोटिस जारी किया जा सकता है, सिर्फ इस बिना पर कि कोई भारत की किसी भी कंट्री के खिलाफ कोई प्लॉट कर रहा है लेकिन उसके खिलाफ कोई भी वारंट इस तरह का जारी नहीं किया गया है तो उसे रेड नोटिस जो है जारी नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, बेगम समरू जो है वो चर्चा में आई है। उसका कारण क्या है? अक्टूबर का जो पहला हफ्ता है इसके अंदर 200th एनिवर्सरी मनाई जा रही है द बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसिस के कंप्लीशन पर। बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसिस क्या है? ये बेसिकली एक चर्च है जो बेगम समरू ने बनवाया था। इसके 2200 वर्ष जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये बनवाया गया था 1822 में बेगम समरू के द्वारा, जो कि एक बहुत ही हम्बल ओरिजिन की लेडी थी, जो बाद में एक ओनली कैथोलिक क्वीन रही हैं भारत की, और काफ़ी मजबूत क्वीन रही हैं अपने समय की। तो इसलिए ये चर्चा में है, बेगम समरू के बारे में हमें जान लेना ज़रूरी है। ये जो चर्च है बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसिस, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित चर्च है। ये बेसिकली इस्टेब्लिश्ड है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में, जो बेगम समरू ने 1822 में बनवाया था। अब बेगम समरू जिन्होंने 1750 से 1836 तक राज किया है, ये एक ऐसी लेडी रही हैं जो किसी फिक्स्ड आइडेंटिटी की नहीं रही हैं। देखिए, अगर इनके हम अर्ली ईयर्स की बात करें तो ये एक लो बर्थ लेडी रही हैं, जिनके बर्थ का ओरिजिन जो है या फिर इनके मदर के बारे में कोई जानकारी ऐसी कुछ खास नहीं दी गई है। ये बताया गया है कि ये लो बर्थ से हैं और पहले ये एक कोठे पर नाचने वाली हुआ करती थी। वहाँ से इनका जो सफ़र है वो एक आयरन लेडी के रूप में भारत के अंदर जो रहा है, जिसके अंदर ये एक मुस्लिम वुमेन थी, बाद में ये कन्वर्ट हो गई थी कैथोलिसिज्म के
तरफ। अब इसके जो रीजंस है कि ये कैथोलिक इसके अंदर क्यों कन्वर्ट हो गई थी, उसके बारे में कोई ऐसी जानकारी ठोस नहीं दी गई है हिस्ट्री बुक्स के अंदर भी या रेफरेंस बुक्स के अंदर भी। इन्हें एक वॉरियर माना जाता है और ये एक एरिस्टोक्रेट भी रही हैं। इन्हें डिस्क्राइब किया जाता है एज कॉन्टेम्पररीज कि ये मेनली जो है आदमियों की तरह ड्रेस करती थी, ये टर्बन पहनती थी और ये अपने पास और अपने साथ हमेशा एक हुक्का रखा करती थी। अगर हम इनके थोड़े से पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करें तो देखिए 1790s में इन्होंने मराठास को सपोर्ट किया था। हालांकि बाद में ब्रिटिशर्स के आने के बाद जब ब्रिटिशर्स का दबाव ज़्यादा बढ़ने लगा तो इन्होंने उन्हें सपोर्ट किया ताकि ये अपनी जो लैंड होल्डिंग्स हैं उन्हें मेंटेन रख सके। वो लैंड होल्डिंग्स जिनके ऊपर अगर केस चल रहा है और वो इनके नाम पर हैं, उन्हें ये मेंटेन रख सके, अपने पास रख सके, इसलिए इन्होंने ब्रिटिशर्स का बाद में सपोर्ट किया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आपके लिए बेगम समरू के बारे में थोड़ा और जान लेना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इनके बारे में भी कोई क्वेश्चन प्री एग्जाम से रिलेटेड पूछ लिया जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।